स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है, ये साइकिल कहाँ होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे को नहीं पता था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं। तो जब छोटी थी तो उस टाइम सुनी थी, लेडीज लोग के मुंह से सुनी थी कि एमसी, ठीक है, एमसी बोलते थे। तो एमसी का मतलब मुझे नहीं पता था कि एमसी क्यों बोलते हैं। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, ठीक है, और जब मैं पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। ठीक है, गाँव में सभी लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पे साइकिल की बात करते हैं और साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पे 28 डेज का साइकिल होता है। जनरली 28 डेज ही माना जाता है, लेकिन डिफर भी करता है 29-30 डेज। तो डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स में 30 डेज का भी साइकिल होता है, 29 डेज का और 10 डेज, तो 28 मानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जीरो से अगर 6 डे की बात करते हैं, जैसे 5 डे मानते हैं, तो यहाँ पे ब्लीडिंग का टाइम होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होता है, ठीक, इसको हम बोलते हैं मेन। इसके बाद क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं यहाँ से ये 6 से लेके और 14 डेज को यहाँ हम बोलते हैं इसको पॉलिकल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पॉलिकल्स हम देखे थे कि ये क्या था, ये देखे थे कि ये प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी पॉलिकल्स था। ठीक है, सेकेंडरी पॉलिकल्स, ये टर्शियरी पॉलिकल्स, ये ओवरी में क्या हो रहा था, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। और यहाँ पे क्या हो रही थी, जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ रहा था। ग्रेफेन फॉलिकल्स यहाँ पे रप्चर हो रहा था। और ग्रेफेन फॉलिकल्स जो रप्चर होता है वो 14 डेज से होता है। ठीक है, 14वें डे पे ये जब ये पीरियड खत्म हो जाता है, ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, तो उसे लेके ये अगर 14 डेज की बात करते हैं तो 14 यहाँ से ये इस डेज पे क्या होता है, फिर से ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है यहाँ पे तो लिम्फेनाइजिंग जो हार्मोन है एलएच होता है, यहाँ पे एलएच का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। एलएच और एच दोनों, लेकिन एलएच लिम्फेनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है, यही क्या कराता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस कराता है। ओव्यूलेशन प्रोसेस का मतलब एक का सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। तो सेकेंडरी oocyte बाहर आती है इस स्टेज पे। ठीक है, और यही वो स्टेज होता है, अगर यहाँ पे स्पर्म आएगा, स्पर्म बात करेगा, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा, यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो वो केस हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं अच्छे से। अब ये ओव्यूलेशन प्रोसेस है, यहाँ पे एक रिलीज हो जाता है, और एक रिलीज होने के बाद ये जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है वो चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ये चेंज हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये लेवल क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की लेवल ज्यादा हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ये है इंडोमेट्रियम, ये अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करने लगता है, इसका लेवल बढ़ने लगता है, और ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होने लगती है, थिक होने लगती है, मोटी होने लगती है। ये मोटी इसलिए होती है क्योंकि ये तैयार होती है, पूरी तरीके से ये तैयारी कराता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को, ताकि ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो एग है वो आके यहाँ पे अटैच हो, यूट्रस की इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आके अटैच हो, और वहाँ पे उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो इसलिए इंडोमेट्रियम की लाइन क्या होने लगती है, मोटी होने लगती है, ठीक होने लगती है इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। लेकिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉर्पस एल्बियस में चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्पर्म आया नहीं है और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो इस इंडोमेट्रियम की लाइन को ठीक होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अटैचमेंट यहाँ पे एक का नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, मेन पे जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। दूसरा जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, 6 से लेकर 14 डेज का फेज होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल का क्या होता है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये एक फेज में है, प्रोसेस है जहाँ पे एक क्या हो रहा है, सेकेंडरी oocyte क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, और 14 डेज से लेके 28 डेज तक हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। इसलिए ल्यूटियल फेज बोलते हैं क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, इसका ये डेवलपमेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। यहाँ पे हम देखें कि एस्ट्रोजन लेवल, और यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो
फॉलिकल है, ये फॉलिकल जितने भी बड़े होते जाते हैं एस्ट्रोजन सीक्रेट करते जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट हो जाता है, होता जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा होगा, और हम यहाँ पे ये सारे स्टेज देखेंगे। ठीक, तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप एंजॉय भी किए होंगे। तो ओके, आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा देती हूँ कि आपको समझा पाऊँ, आप समझ पाएँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैम आप थोड़ा हिंदी में पढ़ाया करिए, तो मैं हिंदी भी पढ़ाती हूँ, समझाने की कोशिश पूरी तरीके से मैं हिंदी में करती हूँ, बस मैं टर्म इंग्लिश का यूज करती हूँ टर्म, लेकिन समझाना जो है वो पूरी तरीके से मैं हिंदी में करती हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़रूर आप लोग समझ पाएंगे। और आप लोग अपना ऐसे ही प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो अगर कोई भी टॉपिक समझना है, कोई चैप्टर समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक पढ़ाइए, ये चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है। उस हिसाब से मैं उस टॉपिक को ले आऊँगी आप लोग के सामने, और अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैं समझा पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच।